मेरी शिखर यात्रा, इसमें बचेंद्री पाल जो इस चैप्टर की लेखिका भी हैं और जिसने अपनी यात्रा वृतांत के अपनी यात्रा को, उस पूरी यात्रा को कैसे हमारे सामने एक रेखा चित्र, आप हिंदी की अलग अलग विधाएं हैं जिसमें निबंध, पत्र लेखन या कोई भी कहानी, एकांकी, ऐसे ही रेखा चित्र होता है जिसमें पूरी घटना को इमेजिनेशन से कि आप अपने सामने घटा हुआ महसूस करते हो। आपको लगता है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे कि सब कुछ जो भी घटनाएं हैं वो आपके सामने एक रेखा चित्र सा बना रही हैं और आपके सामने बिल्कुल विजिबल दिखाई दे रही हैं कि आपको लगता है कि ये सब कुछ हमारे सामने ही घटित हुआ है। कि हम चैप्टर पढ़ने से पहले बचेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा जान लें। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली गांव में के बंपा गांव में हुआ, चमोली जिले के बंपा गांव में हुआ, जिसमें बचेंद्री अपनी माँ, उसके माता पिता का नाम बताया है, हंसा देई नेगी, और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी। अब उसका परिवार जो था, पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। कि ये सोचो कि उसके परिवार की कंडीशन कैसी थी, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी कि उसको, पिता को उसके लिए 8वीं तक की शिक्षा जो थी वो भी कठिन थी और 8वीं से आगे उसको अगर पढ़ना था तो उसको अपना खर्चा चलाने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम करना पड़ा। और 10वीं पास करने के बाद उसके प्रिंसिपल ने उसके पिता को आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया कि हो सकता है वो चाहते ना हो कि उनकी बेटी जो है वो आगे पढ़े। और इस तरह उस कठिन परिस्थितियों में उसने संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। और इस तरह पढ़ने के बाद भी उसके जीवन का लक्ष्य क्या था कि अपने आप को उस एवरेस्ट पर विजय पाने के लिए तैयार करना, जिसको वो देश का गौरव बनाना चाहती थी। क्योंकि अभी तक कोई भी भारतीय महिला जो थी वो एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंची थी, तो वो पहली महिला थी, पर वो उसके मन में उस लक्ष्य तक पाने के लिए एक ऐसा समर्पण भाव था जिसको वो पूरी तरह से पाना चाहती थी। अब उसके बारे में कि ये काम उसके लिए कोई आसान नहीं था। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का रुचि, शौक बचपन से था। जब उसका बड़ा भाई जो था उसे पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, तो और रोकने के साथ, अब यहाँ पर महिलाओं के साथ या परिवार में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार या क्या सोचा जाता है, ये उसके बारे में वर्णन है कि जिन परिस्थितियों में वो थी फिर भी उसने ये अभियान जो था वो जीता। कैसे कि परिवार में बड़ा भाई भी था, एक छोटा भाई था। तो बड़ा भाई उसको तो पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, पर उससे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता, मोटिवेट करता था, उसको प्रेरित करता था। पर तब बचेंद्री को बुरा लगता और वे ये सोचती कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को कोमल और नाजुक समझते हैं और इसलिए पहाड़ों पर चढ़ने की जो उसकी इच्छा थी वो बचपन में भी पूरी होती रही। कैसे, चाहे उसका भाई उसको रोकता था सॉरी, पर फिर भी उसकी ये इच्छा पूरी होती रही। कैसे कि परिवार जो था वो ऐसी जगह पर रहता था कि जहां साल के कुछ महीने उनको उस पहाड़ की ऊंचाई पर बिताना पड़ता था। वहां जो गांव था वो ऐसी ऐसी स्थिति में था, ऐसी जगह पर स्थित था कि वहां पहाड़ पर कुछ समय के लिए ऊंचाई पर चले जाते हुए लोग और कुछ महीने के लिए नीचे तराई के ढलान के नीचे आकर, हो सकता है कि मौसम जो था वो ऐसा हो कि वहां पर ऊंचाई पर रहना उनके लिए कुछ महीनों के लिए मुश्किल होता हो, जिस कारण वो पूरे के पूरा गांव जो था वो पहाड़ से नीचे आ जाता था और मौसम बदलने के बाद वो सभी लोग पहाड़ के ऊपर चले जाते थे। इस तरह उन महीनों में स्कूल जाने के लिए जब वो पहाड़ के ऊपर चले जाते थे, जब उनका पूरा गांव जो था वो पहाड़ के ऊपर चला जाता, तब भी बचेंद्री को या उसके साथ पढ़ने वाले और बच्चे या उसके भाई बहन जो थे उनको 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती या उतरनी पड़ती, अगर वो गांव जो था वो ऊंचाई पर या ढलान पर होता, क्योंकि स्कूल जो था वो वहीं स्थित होता, पर लोग जो थे वो वहां से इधर उधर चले जाते थे ऊपर या पहाड़ के नीचे। अब
इतनी इतनी कठिन परिस्थिति में भी बचेंद्री की पढ़ाई जो थी वो पूरी हुई। अब माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। कि अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि अंडरलाइन कर लो आप यहाँ पर, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन जो ऐसी महिलाओं की खोज करता है जो एवरेस्ट जैसे कठिन अभियान पर जाने का साहस रखती हैं, हिम्मत रखती हैं। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान उसने 7,500 मीटर ऊंची जो चोटी थी वहां पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, और कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ गया जब उन्होंने क्या किया, एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण यात्रा का आरंभ किया। अब इतना जानने के बाद कि उसके परिवार की स्थिति कैसी थी, वो कैसी परिवार में रही, और अंत में उसने अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए क्या क्या कठिनाइयां झेली। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की उस रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। कि इस पाठ की लेखिका भी बचेंद्री पाल ही है। ये प्रस्तुत अंश, ये उसकी पूरी यात्रा का विवरण नहीं है, यात्रा का वर्णन नहीं है, उसमें से कुछ मेन पॉइंट जो हैं वो इस चैप्टर में लिए गए हैं। ये लोम हर्षक, कि लोम एक तरह से व्यक्ति को उत्तेजित करने वाला और साथ साथ कि खुशी प्रदान करने वाला कि एक ऐसा यात्रा वृतांत है जो शिखर तक पहुंचने का बचेंद्री के साहस के पल पल का वर्णन करता है। इसे पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि मानो पाठक भी उसके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या क्या इस पाठ में क्या उसने मेन बात बताई है कि ये रेखा चित्र के माध्यम से है। रेखा चित्र हमारे सामने उसकी यात्रा का जो वर्णन है, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सब घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, और इसलिए हमें खुद को लगता है कि हम उसी यात्रा पर जा रहे, उसके साथ साथ उस यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ जी, इस पाठ का आरंभ सबसे पहले पेज नंबर 15, एवरेस्ट अभियान दल। बेटा जो चीज अंडरलाइन करवाऊंगी वो साथ साथ करते जाना कि एवरेस्ट अभियान दल के जो अभियान यात्रा के लिए जाने वाला जो दल था, जो जाने वाले लोग थे, वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिए। कि अब ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुई, सबसे पहले दिल्ली से काठमांडू के लिए। और कैसे गए वो सब लोग, हवाई जहाज से। और एक मजबूत अग्रिम दल, अब सबसे पहले इसको अंडरलाइन करके याद रखना है कि जो लोग यात्रा पर जाने के लिए दिल्ली से चले थे उनसे भी पहले एक अग्रिम दल उनसे पहले जाने वाला दल वो पहले ही चला गया था। अब ये बाद में आपको क्वेश्चन आएगा कि अग्रिम दल ने उनसे पहले यात्रा पर जाने वाले लोगों से पहले जाकर क्या क्या कार्य किए, या अग्रिम दल उनको क्या बताता है कि क्या क्या कार्य उनके लिए कर कर आए हैं वो। तो अग्रिम दल उनसे भी पहले जा चुका था। कि इसका अभिप्राय कि 7 मार्च से पहले इस यात्रा पर जाने के लिए एक दल को पहले ही भेज दिया गया था, जिससे कि वह हमारे, अब वो दल क्या करने गया था, बेस कैंप पर पहुंचने से, बेस कैंप वह स्थान जहां से एवरेस्ट की यात्रा आरंभ की जाती है, कि जहां पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जहां से चढ़ाई जो है वो शुरू की जाती है, वहां तक पहुंचने के लिए कि वो बेस कैंप पहुंचने से पहले, कि जब तक वे एवरेस्ट पर जाने के लिए बचेंद्री और उसके साथी वहां पहुंचे, उनसे भी पहले वो दुर्गम हिमपात जहां हमेशा बर्फ गिरती रहती है, दुर्गम बहुत ही मुश्किल या कठिन, ऐसे कठिन बर्फीले रास्ते को साफ कर सके। अब नमचे बाजार अंडरलाइन कर लो। सिंपल में नमचे शब्द का अर्थ है कुली, वो चाहे रेलवे कुली हो या बस स्टैंड पर मिलने वाले कुली हो, या इसको आप जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमारे साथ सामान उठाकर चलते हैं उसको। तो नमचे बाजार वह स्थान जहां से शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र, कि अब नमचे बाजार वह स्थान था जहां से शेरपा लिए जाते थे। शेरपा कुली का काम करने के साथ साथ एक गाइड का काम भी करते हैं, जो उनके लिए खाना बनाने के साथ साथ, उनको रास्ता बताने के साथ साथ, उनके लिए सामान उठाने के साथ साथ, उनको उनकी किसी भी तरह की सहायता, चाहे वो
पहाड़ पर चढ़ने के लिए, बर्फीली चट्टान पर चढ़ने के लिए उनके साथ रस्सी पकड़कर चलना या उनको ऊपर की तरफ चलने के लिए सहारा देना, किसी भी तरह का कार्य करने के लिए शेरपा हायर किए जाते हैं वहां से। नमचे बाजार एक गांव के पास एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर सभी जो शेरपा थे वो उसके आसपास के लोग जो थे वो वहां आकर इकट्ठे हो जाते थे। एक तरह से वहां से लोग अपने लिए कुली जो थे वो लेते थे, तो उनको क्या कहा जाता था? शेरपा। और जो वहां से जब लेखिका ने, अब जब लेखिका वहां पहुंची तो उसने जब सबसे पहले, बेटा ये क्वेश्चन आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका इम्पोर्टेंट, कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? लेखिका ने सबसे पहले लेखिका को सागर माथा नाम एवरेस्ट का क्यों अच्छा लगा? कि सागर माथा जब लेखिका ने एवरेस्ट को पहली बार देखा, वो कहाँ से देखा? नमचे बाजार, जहाँ से शेरपा हायर किए जाते हैं। अब वहां से जब वो सबसे पहले उस एवरेस्ट की चोटी को देखती है तो उसे ये पता लगता है कि वहां पर जो नेपाल के लोग हैं, इसके लिए दिल्ली से नेपाल तक पहुंचने के बाद वहां से आगे का सफर वो बता रही है। 7 मार्च से वो दिल्ली से चले और जब वो नेपाल पहुंचे तो जहां से वो अपने साथ शेरपा लेने के लिए चलने लगे थे, तो जब नेपालियों ने उनको बताया कि हम एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं, तो लेखिका को ये नाम बहुत अच्छा लगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है लेखिका को नेपाली लोग एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा क्यों कहते हैं, कि अब जब भी आप कभी पहाड़ी यात्रा करते हो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचते हो, किसी भी हिल स्टेशन पर जाते हो, तो वहां पर रास्ते में जगह जगह पर क्या लिखा होता है? सिर्फ इतना कि पहाड़ से या समुद्र तल से ऊंचाई। आप सबने पढ़ा होगा शायद कई बार कि जब भी हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, जब भी पहाड़ी सफर करते हैं, तो कुछ कुछ समय कुछ दूरी पर जहाँ पर किलोमीटर लिखे होते हैं कि आपने कितना सफर तय कर लिया है या कितनी दूर तक आपकी मंजिल है, और उसके साथ ही ये लाइन भी लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई। उसका अभिप्राय क्या है कि आप समुद्र से, धरती से कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हो, ये बताने के लिए। तो नेपाली जो थे वो एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं, किस लिए? धरती से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण एवरेस्ट की चोटी को एक तरह से धरती का सिर या माथे के रूप में माना गया है। वो समझते हैं कि ये पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण सागर के माथे के समान है, तो इसलिए उन्होंने इसको सागर माथा नाम दिया है। अब जब एवरेस्ट को लेखिका ने पहली बार देखा नमचे बाजार से, सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इस पैराग्राफ को ध्यान से समझना। बच्चे मैं अपनी स्पीड उतनी ही रखूंगी कि आपको क्लियर हो। अगर कहीं भी कोई भी मुश्किल आती है साथ ही हैंड रेज करोगे, क्योंकि चैप्टर क्लियर होना चाहिए। कि सबसे पहले जब लेखिका नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखती है तो उसको सागर माथा नाम बता दिया, वो उसको अच्छा लगा। अब जब वहीं से उसने एवरेस्ट को बहुत गौर से ध्यान से देखा तो क्या दिखाई दिया उसे? एक बड़ा सा बर्फ का फूल, जिसे प्लूम कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए प्लूम किसे कहा जाता है, या एवरेस्ट को ध्यान से देखने पर लेखिका को क्या दिखाई दिया, कि उसको क्या दिखाई दिया कि पर्वत शिखर पर, पर्वत की चोटी पर एक बड़ा सा ध्वज, ध्वज झंडा, पताका इसके पर्यायवाची शब्द, जो इसका बड़ा सा एक झंडा है वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये बताया गया कि वास्तव में अब एवरेस्ट पर कभी भी वहां पर बर्फ जो है इतनी तेज गति से पड़ती है, वहां पर हर समय हवा जो है वो इतनी तेज गति से, इतनी तेज स्पीड से चलती है कि वहां पर किसी भी ध्वज का रहना असंभव है। पर वहां पर वो क्या था जो लेखिका को नीचे से दिखाई देने पर एक लहराता हुआ झंडा दिख रहा था? उसे क्या बताया गया कि ये दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता है। वहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आती है जब चोटी पर, लेखिका भी बताएगी, पहुंचना? तो सबसे पहले खड़े होने की मुश्किल, कि वहां पर जो हवा है वो इतनी तेज होती है, इतनी स्पीड होती है उसकी, कि व्यक्ति का अपने आप को स्थिर रखना सबसे ज्यादा कठिन होता है। कि वहां हवा की गति 150 किलोमीटर से भी अधिक तेज गति के होने के कारण वहां पर जो सूखी बर्फ है वो जब उड़ती है, उतनी तेज हवा के कारण जो सूखी बर्फ जो है वो तेज गति से जब उड़ती है
तो वो दूर से देखने पर एक बड़ा सा ध्वज दिखाई देती है। वहां पर वास्तव में कोई ध्वज नहीं है, पर लेखिका ने जब देखा तो उसको एक बड़ा सा प्लूम दिखाई दिया। प्लूम बड़ा सा फूल, पहली बात तो लगा कि वहां पर एक बर्फ का बड़ा सा फूल पड़ा है। यहाँ उसे क्या दिखाई दिया कि एक लहराता हुआ झंडा, एक लहराता हुआ ध्वज, जो कि वास्तव में हवा की, अगर आपको ये याद ना भी रहे कि 150 किलोमीटर, तब भी सिर्फ इतना आप जरूर लिखोगे कि वहां पर चोटी पर हवा की तेज गति के कारण जो सूखी बर्फ उड़ती रहती है वो धीरे धीरे एक बड़े से ध्वज का या बड़े से झंडे का रूप या आकार ले लेती है। तो इसलिए वो लेखिका को दूर से दिखाई देने पर एक ध्वज या फूल दिखाई दे रहा था। अब इसके साथ जिसने उसको ये बताया, उसने उसे ये भी बताया कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर के दक्षिण के जो साउथ ईस्ट की तरफ से जो हवा तेज गति से आती है, वहां पर इन तूफानों को, वो हवा नहीं कह रहे, उसको तूफान कह रहे हैं। जब हवा जो है वो और थोड़ी तेज हो जाती है तो जो रेत के कण उड़ाती है हम उसको आंधी कह देते हैं। पर आंधी भी जब अपना भयंकर रूप ले लेती है, जिसमें वो इधर उधर पेड़ों को तोड़ती है, सामान भी फेंकती है, कुछ ना कुछ नुकसान करती है, तो उसको तूफान। अब वहां पर भी इतनी हवा की गति तेज होने के कारण क्या कहा जाता है कि वहां पर जो है वो बर्फीले तूफान लोगों को उछेलने पड़ते हैं, जो भी वहां तक पहुंचने का साहस करते हैं, विशेषकर खराब मौसम में। और मौसम जो है वो वहां पल पल परिवर्तित होता रहता है। यह मुझे डराने के लिए काफी था। अब लेखिका ये कह रही है कि मुझे इतना सुनने के बाद ही एक अजीब तरह का डर लगा, पर फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। पर मेरे मन में जो अट्रैक्शन थी उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, वो मुझे ये इस डराने के बाद भी कम नहीं हो सकी, और इस कठिन चुनौती का सामना करने के लिए मैं आगे चल पड़ी। अब 26 मार्च, अब ये कितने महीनों की यात्रा है जो लेखिका हमें अपनी कुछ घटनाओं से बता रही है। एवरेस्ट अभियान आरंभ कब हुआ? 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू। जब वो दिल्ली से चले तो 7 मार्च, और अब 26 मार्च को, अब 26 मार्च को जब वो पेरिस, नेपाल से भी आगे पेरिस पहुंचे, तो वहां उन्हें सबसे पहले क्या समाचार प्राप्त हुआ कि जब वो नेपाल से कुछ दूरी पर चले, वहां पर पहुंचने में उनको जब 26 मार्च तक का समय आ चुका था, तो उन्हें क्या पता चला कि हिमस्खलन के कारण, कि बर्फ खिसकने के कारण, बर्फ धंसने के कारण, कि बर्फीली चोटी जो है एवरेस्ट की, उसमें बर्फ पूरी तरह हर जगह पर बर्फ ही पड़ी रहती है। जहां पर बर्फ जो है किसी भी समय खिसक सकती है, वहां हिमपात होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट होगा कि 26 मार्च या लेखिका को पेरिस के स्थान पर क्या समाचार प्राप्त हुआ, कि उसको क्या पता चलता है कि वहां एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है। और खुम्बू हिमपात, कि ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, ये बाद में भी आएगी कि यहाँ पर लेखिका के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जो उसे मृत्यु तक ले जा सकती थी। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो बेटा। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ से पहाड़ी के धसकने से, कि पहाड़ी खिसक जाने से लोहोत्से की ओर से एक बड़ी बर्फ की चट्टान जो थी वो नीचे खिसक आई थी। अब उसने क्या बताया कि जब वो पेरिस पहुंची तो बर्फ खिसकने से, बर्फ कहाँ से खिसकी थी कि वो लोहोत्से की ओर से एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान नीचे खिसक आई थी। कि किस लिए? कि एक बर्फ का पहाड़ जो था उधर से धसक गया था, जिसमें 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हुए। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि पेरिस में लेखिका को जो समाचार प्राप्त हुआ उसमें कितने व्यक्तियों के साथ, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उनका क्या नुकसान हुआ। 16 शेरपा कुलियों का दल, अंडरलाइन कर लो, एक की मृत्यु और 4 घायल। अब इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर, अवसाद दुख, पीड़ा, कष्ट, कि जब सब लोगों ने, जो अभियान दल पर लेखिका के साथ जाने वाले थे, उन सब लोगों ने जब ये समाचार सुना तो उनमें, उनके चेहरे पर एक दुख का भाव जो था वो दिखाई दे रहा था। अब इस दल का नेता,
कर्नल खुल्लर। अब इस जो भी लोग एवरेस्ट पर जाते हैं बेटा, उनका सबसे पहले एक एक ऐसा नेता वो होता है जो बेस कैंप पर ही रहता है, जहां से यात्रा आरंभ होती है। बेस कैंप से लेकर एवरेस्ट तक हर घटना की, हर एक वन बाय वन, एक एक मिनट की जो जानकारी है वो उस तक पहुंचती है। और वहां पर जो बेस कैंप पर वो नेता बन, जो भी व्यक्ति होता है वो बैठता है, और हर समय उसके पास जो कंप्यूटर है, जो भी मौसम के बदलने की स्थिति है वो उसके पास रहती है, और वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं कि यहाँ अभी रास्ता साफ नहीं हो सकता, यहाँ अभी तूफान का मौसम है या एकदम से मौसम बदलने वाला है, आप कुछ समय तक यात्रा को रोक लो, या आप अभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो साथ साथ इस बात की उनको जानकारी, एक तरह से उनके टच में रहते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी घटना होने पर सबसे पहले सहायता के लिए वो लोग उनको प्रोवाइड करते हैं हेल्प, कि कैसे वो उन तक उस मदद को पहुंचा सके। अब इस अभियान दल का नेता कर्नल खुल्लर। अभी तक हमारे पास एक वर्ड आया था शेरपा, जो कुली की तरह साथ चलते हैं। अब दूसरा है वह व्यक्ति जो बचेंद्री पाल के इस अभियान दल का नेता था, कर्नल खुल्लर। अब जब उसने देखा कि अभियान दल पर जाने वाले सभी सदस्य हैं, उनके चेहरों पर एक दुख सा दिखाई दे रहा है इस घटना की खबर सुनकर, तो उन्होंने क्या बताया कि जब भी आप कोई एवरेस्ट जैसे महान अभियान में जाते हो तो वहां पर मृत्यु भी व्यक्ति को सहज ये स्वीकार करनी पड़ती है, कि ये एक ऐसी घटना है जिसको आप आसानी से स्वीकार कर सकते हो, तभी आप ऐसे खतरों पर जा सकते हो। तो एक तरह से वो उनको इस बात की हिम्मत दे रहे थे कि अगर वहां पर उस घटना के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई या 4 घायल हो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी घटनाएं एवरेस्ट के अभियान में होना एक आम सी बात है, क्योंकि वहां पर आज भी हो सकता है, अगर आपने पिछले साल सुना हो तो पिछले साल जुलाई जुलाई में या उससे लास्ट ईयर भी जून जुलाई के टाइम पर ही गवर्नमेंट ने ये एक दल अभियान चलाया था, जिसमें वहां पर जो डेड बॉडीज हैं उनको किसी भी तरह से नीचे लाया जा सके। कि एवरेस्ट पर जो कचरा है, एवरेस्ट पर जो लोग जाते हैं अपना सामान खाने का लेकर वो वहीं फेंक देते हैं, तो वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पर इतनी बर्फ है, ठंड है, तो वो किसी भी तरह से सामान जो है वो किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता। बॉडीज जो हैं वो वैसी ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि हर समय बर्फ रहने के कारण वो किसी भी तरह से खत्म नहीं होती, तो उनको या तो वो बर्फ में दब जाती हैं, और जो जाने वाले लोग हैं किसी के पैर के नीचे या किसी को अचानक से दिखाई दे जाना, ये घटनाएं आम है, तो उनको नीचे लाना पड़ता है कुछ समय के बाद, जब वो काफी संख्या में हजारों में वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसे ही उसने बताया कि वहां पर ऐसी घटनाएं होना आम सी बात है, कि वहां ऐसी घटनाएं हो सकती है। अब जब ये बात उन्होंने बता दी, तो अब दूसरा व्यक्ति उपनेता प्रेमचंद। उपनेता प्रेमचंद, जो मैंने आपको सेकंड लाइन अंडरलाइन करवाई थी कि लेखिका के अभियान दल पर जब 7 मार्च को वो दिल्ली तक से चली थी, उससे पहले एक अग्रिम दल गया था। अब ये उस दल की बात की जा रही है, अंडरलाइन कर लो। जो अग्रिम दल लेखिका के जाने से पहले गया था, ये अग्रिम आगे आगे जाने वाला दल, जो उनके जाने से पहले ये सोचकर गया था कि हम उनके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। अब उसको नेतृत्व रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? उपनेता प्रेमचंद। कि कर्नल खुल्लर इस कैंप के इस दल के नेता जो बेस कैंप पर रहेंगे, उपनेता प्रेमचंद जो इनसे पहले जाकर आ चुके थे और एवरेस्ट के रास्ते में उनके लिए वो क्या क्या काम करके वापस आए थे, कि 26 मार्च को ये सब पेरिस लौट आए थे। जब 26 मार्च को लेखिका ने पेरिस से आगे चलना था, तब तक वो वापस आ चुके थे। उन्होंने सबसे पहले हमारी पहली बड़ी बाधा बाधा रुकावट, कि जो सबसे पहली उनकी रुकावट थी खुम्बू हिमपात, जहां पर उनको ये घटना सुनने को मिली थी कि रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है, 4 घायल हो गए हैं। तो ये घटना जब वहां तक की जो स्थिति थी उसके बारे में उनको अवगत जानकारी दी, कि ये बताया कि वहां पर कैसी स्थिति है, वहां पर बर्फ कैसे पड़ती रहती है और क्या क्या वहां पर मुश्किलें आपको आ सकती हैं। उन्होंने क्या बताया कि उनके दल ने, जो प्रेमचंद के साथ व्यक्ति गए थे, वो सब क्या करके आए हैं। कैंप 1 बेटा एवरेस्ट के अभियान में
थोड़ी थोड़ी दूरी पर कैंप बनाए जाते हैं, जिनसे कि बेस कैंप पर जानकारी सही तरह से दी जा सके कि हम किस जगह पर पहुंच चुके हैं। तो कैंप एक जो हिमपात के ठीक ऊपर है, हिमपात जहां हर समय, हिमपात शब्द का अर्थ है बर्फ का गिरना, जहां पर हर समय बर्फ गिरती ही रहती है, उसके ठीक ऊपर कैंप एक बनाया गया है। वहां तक का रास्ता ये उपनेता प्रेमचंद और उसके साथ गए हुए व्यक्ति साफ करके आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम पुल बनाकर आए हैं आपके लिए, पुल बनाकर, क्योंकि बर्फ में थोड़ी सी दरार जो है वो खाई का रूप ले लेती है। रस्सियां बांधकर कि वहां पर टेम्परेरी पुल बना दिए गए हैं, रस्सियां बांधकर बनाई गई हैं रास्ता एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। झंडियां, छोटी छोटी सी झंडियां सी लगाकर रास्ता चिन्हित चिन्हित रास्ते को निशानदेही देना, कि वहां पर निशान लगा दिए गए हैं कि आप इस रास्ते से जाना, कि वह इस रास्ते को पूरा साफ कर दिया गया है। और जो भी बड़ी कठिनाई है उसका जायजा ले लिया गया है, जायजा उसको अच्छी तरह से देख लिया गया है। और ये भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है, ग्लेशियर बर्फ का बहना, शायद आपने किसी पिक्चर में देखा होगा कि जहां ऊपर बर्फ के कारण जहां हर समय मौसम ठंडा रहता है तो बर्फ जम जाती है, पर नीचे जो है वो पानी या नदी बहती रहती है, ऊपर बर्फ है तो उनको लगता है कि हम यहाँ से चल सकते हैं, कि वहां से वो चलते हैं, इधर उधर जाते हैं। पर उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर, वो कभी भी बर्फ जो है वो खिसक सकती है और उसके नीचे जो नदी है वो बहती रहती है, तो वो एक ऐसा खतरा जिसमें से व्यक्ति का जीवित बचना संभव नहीं। उसने बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, कि चाहे उस ग्लेशियर के नीचे जो नदी बह रही है वहां पर बर्फ अभी जमी हुई है, पर फिर भी बर्फ भी लगातार गिरती जा रही है। इसलिए हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव, अनियमित के वो सीक्वेंस में नहीं है, कि बर्फ जो है वो समान मात्रा में नहीं गिर रही, कहीं बर्फ ज्यादा गिर रही है, कहीं वो बिल्कुल कम है, कभी रुक जाती है, कभी तेज हो जाती है। और अनिश्चित बदलाव होने के कारण जितने भी काम हम आपके लिए करके आए हैं वो सब व्यर्थ हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। इस पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से समझो कि उपनेता प्रेमचंद जो लेखिका से पहले, लेखिका कह दो या एवरेस्ट पर जाने के लिए आप बचेंद्री पाल ही इस पाठ की लेखिका है, आप लेखिका भी लिख देते हो तब भी सही है, कि लेखिका से पहले जो दल लेखिका की सहायता के लिए गया था, उन्होंने लेखिका को क्या बताया कि हम आपके लिए जो सबसे पहले रास्ता बनाकर आए हैं वो कहाँ पर, कि जहाँ हिमपात हो रहा है और कैंप एक तक पहुंचने के लिए हमने आपके रास्ते की प्रत्येक कठिनाई को दूर कर दिया है। वहां पर पुल बना दिए गए हैं, रास्ते में रस्सियां बांध दी गई हैं, झंडियों से निशान लगा दिए गए हैं, पर जो भी काम हम करके आए हैं वो सब के सब बेकार हो सकते हैं और आपको ये काम दोबारा करने पड़ सकते हैं। किस लिए, कि वहां हिमपात हो रहा है और बर्फ के गिरने के कारण बर्फ असमान और अनिश्चित मात्रा में गिर रही है, जिसके कारण ये सभी काम आपको दोबारा करने पड़ सकते हैं। अब लेखिका अब पेरिस से आगे एवरेस्ट के तक पहुंचने के लिए बेस कैंप पर पहुंचती है। तो बेस कैंप पर पहुंचने से पहले उसको एक और व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिलता है। अब उसकी मृत्यु क्यों हुई, जलवायु अनुकूल ना होने के कारण। मौसम जो है कि वो वेदर जो है फेवर में उनके नहीं था, कि कंडीशन जो थी ऐसी थी वेदर की जो व्यक्ति झेल नहीं सका, कि एक रसोई सहायक, रसोई में के काम में सहायता करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और ये निश्चित रूप से आशाजनक स्थिति नहीं थी। अब ये भी लेखिका के लिए एक डरावनी बात थी कि एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो उनके लिए रसोई का काम करने वाला था, और वो किस लिए, कि मौसम सही नहीं था। अब एवरेस्ट को लेखिका ने, अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एवरेस्ट को लेखिका कह रही है मैंने पहले भी 2 बार देखा था, नमचे बाजार से एक बार जहां लोगों ने उसको सागर माथा नाम दिया, और वहीं से दूसरी बार जब उसको ध्यान से देखने पर उसे एक बड़ा सा फूल या लहराता हुआ ध्वज दिखाई दिया, वो एक दूरी से देखा था। अब बेस कैंप पहुंचने पर अब बिल्कुल चोटी के नीचे वो पहुंच चुके हैं, जहां से अब उन्होंने सिर्फ चढ़ाई करनी है। तो वहां पर पहुंचने पर जब
लेखिका ने दोबारा दूसरे दिन एवरेस्ट को और उसके आसपास की अन्य श्रेणियों के एवरेस्ट के साथ जो छोटी छोटी चोटियां थी उनको देखा तो मैं भौचक्की रह गई, भौचक्की हैरान, कि बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। किस लिए? क्योंकि एवरेस्ट लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को देखती रह गई। कि अब एवरेस्ट के साथ की दो जो चोटियां थी उनके नाम भी लेखिका ने बताते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, लेखिका ने जब ध्यान से या बेस कैंप से लेखिका ने जब एवरेस्ट को देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? बेस कैंप से जब एवरेस्ट को लेखिका ने देखा तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित या हैरान रह गई, क्योंकि उसके आसपास की जो दो चोटियां थी लोहोत्से और नुत्से, जो एवरेस्ट के बिल्कुल साइड में थी, उसके साथ दो चोटियां थी, तो उनको देखकर उसे वह हैरान इसलिए रह गई कि वह उसको एक टेढ़ी मेढ़ी नदी की तरह दिखाई दे रही थी। अब बर्फीली चट्टानें हैं, ये बर्फीली चोटियां हैं, तो ये व्हाइट कलर की, तो दूर से देखने पर ये एक नदी की तरह के दिखाई देती हैं। तो उसको आपने कई झरने भी देखे होंगे, वो इतनी तेज गति से बहते हैं, पानी इतना साफ होता है, इतना व्हाइट होता है कि दूर से देखने पर लगता है कि सिर्फ बर्फ ही है, वो गिर रहा है, वो हमें दिखाई भी नहीं देता। तो ऐसा ही कि उसको भी दोनों आसपास की जो चोटियां दूर से देखी तो उसको एक नदी की तरह दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर उसने आगे हमें ये बताया है कि हिमपात किसको कहते हैं, ग्लेशियर क्या है, और इसके साथ साथ क्या खतरनाक स्थिति हो सकती है। बेटा मैंने आपको साथ साथ बताया हिमपात बर्फ का गिरना। अगर क्वेश्चन आ जाता है हिमपात किसे कहते हैं, बर्फ का गिरना, और वो भी असमान मात्रा में। बर्फ हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का, अब हम यहाँ पर तो जो पंजाब है या कहीं भी बर्फ बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, हम कहते हैं कि बड़ी बारिश तेज थी जिस कारण ओले गिरे, तो वो सिर्फ बर्फ के छोटे से कण हैं। पर हिमपात जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी गिरते हैं, और वो भी अव्यवस्थित ढंग से, अव्यवस्थित असमान मात्रा में, कहीं वो बर्फ बड़ी तेजी से एकदम से बड़े बड़े टुकड़ों में गिरने लगती है और कहीं बिल्कुल कम, और कहीं लगता है कि बिल्कुल हो ही नहीं रही, तो असमान मात्रा में गिरना। और ग्लेशियर, और ये भी क्या है, ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की नदी जिसके ऊपर एक बर्फ जो है वो सतह की तरह, पतली परत की तरह जम जाती है, और नीचे हमेशा वो पानी बहता रहता है, और दिखाई देने पर क्या लगता है कि यहाँ पर बर्फ की चादर है तो इस पर चला जा सकता है, पर कभी भी वो चादर पतली होने के कारण खिसकने पर व्यक्ति के लिए मृत्यु तक का खतरा। और इसमें हर समय हलचल होती रहती है, जिसके कारण वो कह रही है बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तक उसमें गिर जाती हैं। तो व्यक्ति का तो गिरना एक आम सी बात है। और ये सब स्थितियां कब खतरनाक रूप ले लेती हैं, अचानक ये कभी भी खतरनाक रूप ले सकती हैं, और सीधे धरातल पर दरार, पंजाबी में जिसको आप तरेड़ कह देते हो, कि एक धरती पर कोई जगह अगर जमीन है तो कहीं से लगता है कि वो सही तरह से नहीं सीमेंटेड हुई, तो वहां पर तरेड़ सी पड़ जाती है, कि ऐसे ही बर्फ पर एवरेस्ट में भी दरार पड़ जाती है। और वह दरार जब गहरे और चौड़े, गहरे कि वो नीचे तक भी उसका गहराई जो है वो बढ़ जाती है और चौड़ाई भी बढ़ जाती है, तब वह हिम विदर, अंडरलाइन कर लो, जब ये दरार एक, जिसको मैं सिंपल में मैं कह देती हूँ गहरी खाई का रूप ले लेती है, तो वो हिम विदर को कहा जाता है उसको, कि कब ये हिम विदर में बदल जाए, जिसको पार करने के लिए उनको पुल बनाने पड़ते हैं, कि वहां पर अस्थायी रूप से वो सीढ़ियां लगाकर पुल बनाते हैं, क्योंकि कब वो दरार, के उनको लगता है ये दरार है हम चल रहे हैं, और कब वो दरार एकदम से खाई में बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता। ये ख्याल ही लेखिका के लिए बहुत डरावना था, और इसके साथ साथ इससे भी ज्यादा डरावना इस बात के लिए कि लेखिका को, कि इस बात का ख्याल कि उसके साथ साथ और आने वाले लोगों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कि इस दौरान उसके साथ जो 1 दर्जन लोग जाने वाले थे उनको भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, आज इतना